स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कॉलिजन और समाप्त किए थे हम लोग कॉलिजन और बताए थे कि अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका क्वेश्चन किस तरह रहता है। तो सेंटर ऑफ मास, अगर आप टर्म समझे सेंटर ऑफ मास तो आपको क्या लगेगा कि ये मास है क्या। तो सेंटर ऑफ मास, ये नाम से थोड़ा कंफ्यूजन है कि सेंटर ऑफ मास आपको लग रहा होगा क्या कि मास का एक सेंटर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये पोजीशन होता है। किसका पोजीशन होता है? पार्टिकल का पोजीशन, जहां पे सारा मास एक जगह रहता है, इकट्ठा रहता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पोजीशन जहां पे इंटायर मास बॉडी का कंसंट्रेटेड रहता है, उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन होता है, ना कि मास होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पोजीशन होता है जहां पे इंटायर मास ऑफ द सिस्टम क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे एक रॉड लिए और आपसे पूछा गया कि बताइए रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास आप क्या बताते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा वो बीच में कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पोजीशन होता है, पोजीशन होता है जहां पे सारा मास, इस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। जैसे सपोज डेट अगर आप इसको, अगर ये रॉड है, इसको आप होल्ड करना चाहते हैं, इसको रखना, खड़ा रखना चाहते हैं, तो इस पे, इसके सेंटर पे रखना पड़ेगा। ये होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। अब इस पॉइंट के थ्रू आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? एक तरह का पोजीशन हो गया जहां पे इंटायर मास ऑफ सिस्टम क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। जैसे एक बॉडी ले लिए एस्फेरिकल, कैसा ले लिए हम लोग? एस्फेरिकल बॉडी लिए, ये तो रॉड था, ये एस्फेयर ले लिए, एस्फेयर। तो एस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए? तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है। जैसे रिंग ले लिए, रिंग, ये रिंग ले लिए, रिंग, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर पे होगा। अगर यूनिफॉर्म बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए? अगर एस्फेयर है तो उसके सेंटर पे, रिंग है तो उसके सेंटर पे। जैसे डिश, ये कैसा है आपका? डिश है, डिश, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इसके सेंटर पे है। अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया हम लोग का, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक तरह का पोजीशन होता है जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। चाहे वो रॉड में देख ले आप, कहां रहता है? इसके बीच में रहता है। एस्फेयर में इसके सेंटर पे रहता है, रिंग के इसके सेंटर पे रहता है और डिस्क के इसके सेंटर पे रहता है। अगर बात करें रिंग की, तो रिंग में क्या होता है? बीच वाला पोर्शन खाली होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बॉडी के अंदर, बॉडी में के अंदर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे कि ये स्फेयर है, तो ये स्फेयर है तो इसके सेंटर ऑफ मास कहां है? इसके सेंटर पे है। रिंग आप देख रहे हैं, ये हम लोग का रिंग है, ये रिंग है, तो रिंग में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है? देखिए ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब यहां देखो, यहां पे कोई मास है ही नहीं, ये इस पे कोई मास है नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही रहे। जैसे कोई स्फेरिक, कोई एक सिस्टम ले लिए इस तरह का, इसका सेंटर ऑफ मास में भी लाई कर सकता है आउटसाइड, सेंटर ऑफ मास इनसाइड बॉडी के भी लाई कर सकता है और आउटसाइड भी लाई कर सकता है। तो ये पॉइंट आप क्लियर हुआ कि नहीं? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पोजीशन होता है। क्या होता है आपका? पोजीशन एट विच होल मास, या इट इज ये पोजीशन एट विच ऑल मास इज कंसंट्रेटेड, यहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है।
सेंटर ऑफ मास पे सारा मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब क्या है कि सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो मोशन पढ़े हैं वो 1 डायमेंशनल पढ़े हैं, 1D पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़े हैं, दूसरा क्या पढ़े हैं, आपका ये सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, ये घूमने वाला। अगर इसी में कहा जाए कि इस पेन को हम लोग स्पिन करके फेंक दिए, तो अगर इसको आप स्पिन करेंगे तो इसका, अगर इसको स्पिन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए ये पेन नीचे गिरेगा। अब बताइए इसका मोशन को हमको स्टडी करना है, इसके मोशन को स्टडी करना है, तो आप इसके मोशन को स्टडी कर पाएंगे क्या, क्योंकि ये ना ही स्ट्रेट लाइन है ना ही सर्कुलर है, ये स्पिन कर रहा है, ये स्पिन करेगा, ये घूमेगा, तो इसका क्या है कि ये जो घूमेगा तो इसका आपको लगातार पोजीशन बदलेगा, यानी कि आप इसका पाथ को या इसके इक्वेशन को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ मास इसका पढ़ लेते हैं, इस अगर ये रॉड को अगर ऐसे घुमाए तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर ये रॉड इनिशियल है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह का होगा। एक बार किसी बॉडी में सेंटर ऑफ मास फिक्स कर लिए तो वो चेंज नहीं होता है। तो यहां पे देखिए ये सेंटर ऑफ मास का ये पाथ ऐसा है, तो ये पाथ आपको पढ़ना आसान है, प्रोजेक्टाइल है। जैसे कि एक बॉल को ऊपर घुमाते हुए फेंके, तो अगर ये बॉल स्पिन करते हुए ऊपर गया, घूमते हुए गया ऊपर, ये यूं करके गया ऊपर, तो इसका आपको पाथ पढ़ना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहां पे है, इसका मोशन देखो स्ट्रेट लाइन का है, तो इसका पढ़ना आपको आसान है। तो सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन निकालना रहता है कि पार्टिकल कैसे चल रहा है, पार्टिकल कैसे चल रहा है। अगर आप स्ट्रेट लाइन का हम लोग जानते हैं, प्रोजेक्टाइल का जानते हैं, अगर ये इस तरह का पाथ रहा तो इसका इक्वेशन निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो नहीं निकाल पाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे बॉडी, जो बॉडी घूम रहा है या स्पिन कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग देखते हैं। अब सेंटर ऑफ मास का कैसा पाथ है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे इसको आप स्पिन करते हुए घुमाए तो ये इससे से घूम के यहां गिरा, तो यहां देखिए यहां से इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग देख लिए कि यहां पे है, और ये पाथ कैसा बनाया, प्रोजेक्टाइल। तो आप प्रोजेक्टाइल पाथ निकालना आपको आसान है, ये सॉल्व कर सकते हैं, ये पढ़े हैं। ऐसे बॉल को ये स्पिन करके घुमाए, ये ऊपर जा रहा है तो ये इस तरह का पाथ बना, लेकिन यहां देखिए क्या सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ये आप पढ़ सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसमें आपको पढ़ सकते हैं। तो यहां से अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये कोई मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन होता है, पोजीशन होता है, और सेंटर ऑफ मास का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है, एक तरह का पोजीशन है जहां पे सारा मास बॉडी का कंसंट्रेटेड होता है, उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ते क्यों है, क्योंकि अगर आप पाथ निकाल रहे हैं पार्टिकल का, अगर कोई स्पिन बॉडी है, घूम रहा है, घूमते हुए बॉडी का अगर आपको पाथ निकालना है तो यह मुश्किल हो जाता है निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकल को जो स्पिन कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास को हम लोग देखते हैं। अब ये सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होता है, तो इसका पाथ एक फिक्स होगा, तो ये इसका पाथ चला। ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल कैसे निकालना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर बॉल को आप स्पिन करके ऊपर घुमाए तो ये स्पिन करके ऊपर जा रहा है, तो इसका देखो सेंटर ऑफ मास, ये बॉल का चेंज नहीं होगा, तो ये कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। मोशन अंडर ग्रेविटी में आप कर सकते हैं। अब बात ये रहा कि इसका तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये भी रह सकता है कि एक ये रिंग है, रिंग को हाफ काट दिए, अब बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो ये सब डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो ये सब अभी आगे आएगा चर्चा में कि ये इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रॉड का क्या होता है, ठीक है, डिस्क का क्या होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क का क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। एक सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालना रहेगा आपको क्वेश्चन में।
दूसरा क्या कि एक कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे एग्जांपल क्या है वो आपको समझाते हैं कि देखिए, ये पहले इसको नोट डाउन आप अच्छे से कर लें। तो सेंटर ऑफ मास क्लियर है ना, सेंटर ऑफ मास पोजीशन होता है, अभी से माइंड में डाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन होता है जहां पे इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। अब ये पढ़ते क्यों है, बता चुके हैं क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉडी स्पिन हो रहा है, घूम रहा है, तो उसका पाथ आपसे नहीं पॉसिबल है, हमसे पॉसिबल नहीं निकालना, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, 11 12 के सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको तो निकालना मुश्किल है। हां, ये कर सकते हैं कि कोई बॉडी घूम रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास पता कर लें और उसका पाथ देखें कैसा है। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ या तो प्रोजेक्टाइल होगा या तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इसको निकालना भी आसान होता है, इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ मास निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, जैसे रॉड रहा, डिश रहा, स्फेयर रहा, कंटिन्यूअस बॉडी उसके लिए होता है, और एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब 3-4 पॉइंट अलग अलग है, उससे आपको कहेगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सेंटर ऑफ मास किसके कारण, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण। किसके कारण, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण। चलिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण। तो पहला हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण। तो ध्यान से देखें, पॉइंट ऑब्जेक्ट कारण कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट को लेते हैं एक्सिस सिस्टम में, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई दो पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो यहां पे एक पॉइंट हम लोग लिए, ये पॉइंट लिए और एक पॉइंट यहां पे लिए। चलिए, इसका मास हम लोग मान लिए m1 है और इसका मास कितना है, m2 है। दोनों का मास अलग अलग है, m1 और m2 मास है। अब देखो क्या है कि ये जो पॉइंट है उसका आपको पोजीशन बताना है। तो यहां पे ये एक्स वाई एक्सिस है, तो हम लोग सारा डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट करते हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो गया, पहला देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया r1, दूसरा यहां से यहां का हो गया r2। आपने मन से हम लोग माने हैं r1 और r2। अब क्या है कि ये दो पॉइंट है, अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो ये दो पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो इसी लाइन पे कहीं पे होगा, बीच में होगा, पता नहीं कहां पे होगा, लेकिन इसी लाइन पे होगा, जहां भी होगा इसी लाइन पे होगा। तो हम लोग सपोज जेट मान लेते हैं कि यहां पे इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास रहा होगा, पता नहीं कहां है, लेकिन हम लोग रैंडम ले लिए कि यहां पे हुआ होगा सेंटर ऑफ मास। तो यहां से यहां का पोजीशन हम लोग बता दिए कि ये पोजीशन हो गया R, ये पोजीशन क्या हो गया, R हो गया, ये पोजीशन R। अब क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो यहां देखिए ये R1 है, इसका कोऑर्डिनेट पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो यहां पे पहला टर्म क्या हो गया, x1, y1, दूसरा क्या हो गया, x2, y2। इसका पोजीशन, ये आपको सेंटर ऑफ मास है R, तो इसका क्या हो गया, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ये R1 है तो ये x1 y1, ये R2 है तो x2 y2, और ये R है तो x और y कर लिए। अब यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, डेराइव तो आप कर ही सकते हैं। डेराइव से ज्यादा आपको क्या है कि ये टर्म में आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया। तो इसका सेंटर ऑफ मास R बराबर, ये आ रहा है देखिए, तो इसमें R बराबर मास m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। अब आप बताओ ये R क्या होता है, पोजीशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट क्या होगा इसका, बताइए सेंटर ऑफ मास का यूनिट, यूनिट ऑफ COM, COM मतलब सेंटर ऑफ मास का यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे ये होता है मीटर।
डायमेंशन अगर पूछ दिया जाए सेंटर ऑफ मास का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन कहेंगे सेंटर ऑफ मास का मीटर का क्या होता है, एल। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे निकाले, ध्यान से देखिए कैसे निकाले। आर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये r होता है। ये तो हो गया पोजीशन सेंटर ऑफ मास का। अब ये क्या है टर्म, अब यहां पे क्वेश्चन रहता है कि एक्स एक्सिस में इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या कितना होगा। ये आर क्या है, आर अगर बताना है तो ये क्या किस में बदलेगा, एक्स और वाई में बताएगा। आर क्या होता है, पोजीशन होता है, तो आर क्या है, पोजीशन है, और ये आर जो है वो किस में है, एक्स और वाई में है। तो आप यहां पे टर्म यूज करेंगे XCOM, सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस। सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस क्या होगा, तो कहेंगे कि M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गया सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस। अगर आपको चाहिए सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस, YCOM चाहिए, तो कहेंगे M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये दो पार्टिकल का था इसलिए दो आया। अगर फॉर n पार्टिकल के लिए रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा, दो से ज्यादा रहेगा, तो ये टर्म आगे और बढ़ते जाएगा। इसी में टर्म ZCOM भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हम लोग x और y लिए तो यहां XCOM और YCOM आया, यहां पे ZCOM भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्म होगा। अब यहां पे x1 एंड x2 क्या है, पोजीशन है, पोजीशन है। y1 पोजीशन है इन x एक्सिस में, y1 एंड y2 क्या है, पोजीशन है इन y एक्सिस में, इन y एक्सिस में। तो सिंपल फॉर्मूला आपको क्या याद रखना, अभी से क्या समझें कि अगर पॉइंट के लिए रहा तो जितना पॉइंट है, अगर यहां पे दो पॉइंट था तो दो आया। अगर कहेगा XCOM बताइए n पार्टिकल के लिए, XCOM बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस Mn xn, इस तरह का चलेगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ये Mn तक। उसी तरह YCOM हो जाएगा, YCOM बराबर M1 y1 प्लस 4n पार्टिकल। अगर n पार्टिकल रहा तो यहां कितना है, दो पार्टिकल था तो ये था। अब n पार्टिकल रहा तो M1 y1 M2 y2 प्लस M3 y3 कहां तक, Mn yn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये Mn तक, ये टर्म आ गया। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर है, सिंपल। अगर आपको x एक्सिस में निकालना है तो M1 x1 मतलब x का कोऑर्डिनेट, M1 x1, m कहां पे मास है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, कहां पे मास है उसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट डिसाइड कोऑर्डिनेट, चूज कोऑर्डिनेट, चूज ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन चूज करना पड़ेगा और वहां से आपको बताना पड़ेगा। चलिए इसको नोट डाउन करें। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो और क्लियर होगा धीरे धीरे करके। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। कह रहा है क्या कि एक एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है 2 kg, ये 5 मीटर एक्स पे खड़ा है, और एक पार्टिकल है 5 kg और ये वाई पे 2 मीटर पे खड़ा है।
मैंने रखा हुआ है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बताइए। यानी कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पूछा गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो आपको पता है ये इसी लाइन के बीच में कहीं होगा, ये इसी लाइन के बीच में कहीं पे होगा। आपके पास दो तरीका है बनाने का। पहला तो क्या कि आप R बराबर यूज करेंगे M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। R1 याद करें, R1 क्या होता था, याद करें ध्यान से। ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट था y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये था। तो यहां पे M1 ये R1 था। R1 कहां से, ये डिस्टेंस जो मास M1 है ओरिजिन से कितना दूरी पे है, ये R1 होता है। M2 मास ओरिजिन से कितना दूरी पे है, ये R2 होता है। और ये सेंटर ऑफ मास R होता है, ओरिजिन से कितना दूरी पे है। तो R बराबर M1, इसका मास, चलिए ये मास M1 मान लेते हैं, ये M1 है और ये क्या है आपका M2 है। तो M1 कितना है, M1 2 kg और इसका यहां से यहां का पोजीशन कितना है 5 प्लस M2 कितना है मास, देखिए इसका कितना है M2 का 5 kg इंटू यहां से यहां का कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, देखो यहां पे 2 प्लस उधर ये 5 कितना हो गया, यहां से 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 20/7। 20/7 ये क्या हो गया, सेंटर से R डिस्टेंस पे ये कहीं पे मास है, इसका कितना दूरी है 20/7, ये हो गया। अब इसका आपको कोऑर्डिनेट अगर बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, तो एक्स कोऑर्डिनेट है, देखिए ध्यान से, यही ना एक्स कोऑर्डिनेट M1 x1 प्लस M2 x2। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो ये देखो इसमें सबसे पहला क्या कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से क्या होता है, यहां से यहां का दूरी 5,0। दूसरा यहां से यहां देखिए x का वैल्यू, तो y पे x का वैल्यू कितना होता है 0 और यहां से यहां का दूरी कितना हो गया 2, 0,2 और यहां 5,0। XCOM बराबर M1 मास कितना है, देखिए M1 कितना है, M1 है 2 इंटू x1, तो यहां से यहां देखिए टर्म पहला x1 यही है, कितना है 5 प्लस M2 इंटू x2 M2 कितना है 5 kg है, लेकिन x2 का वैल्यू देखो कितना है, पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, देखो ये 2 kg और प्लस वो 5 kg, तो XCOM कितना आया, तो ये आया 10 और ये 0/7। YCOM कैसे निकालते हैं, तो ये M1 Y1 प्लस M2 Y2। M1 कितना है देखिए 2 kg इंटू Y1 का वैल्यू कितना इनिशियल 0 प्लस M2 कितना है 5 kg इंटू Y2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 प्लस 5। तो यहां से देखिए टर्म क्या हो गया आपको, ये हो गया 10/7 YCOM। तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आया 10/7, 10/7। नोट डाउन करें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक्सिस सिस्टम है, एक्सिस सिस्टम है जहां पे 4 पार्टिकल रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्सिस सिस्टम है, 4 पार्टिकल ए बी सी। ये ए है, ये आपका बी है, यहां कहीं पे सी है, ये यहां पे कहीं पे सी है, और ये पॉइंट आएगा आपका डी है। तो यहां का मास आपको दिया गया है m है, यहां का मास 2m है, यहां का मास 3m है, और यहां का मास आपको 4m है। आपसे कह रहा है क्या कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अगर ये यहां मास m होता, यहां m होता, यहां m होता, यहां m होता, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता? बीच में होता। अगर आप यहां देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। देखिए कि अगर ये सिस्टम है, यही सिस्टम है, ये अगर आपका सिस्टम है, ये अगर ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, और ये मास m है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो आपको पता है आइडेंटिकल रहता है तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है? बीच में होता है। लेकिन यहां देखिए गौर से, आइडेंटिकल थोड़ी है, ये मास m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है, आइडेंटिकल कहीं से नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास अलग होगा, निकालना पड़ेगा, उसके जैसा नहीं होगा। तो यहां पे इसके अंदर कहां होगा वही तो निकालना है आपको। तो सबसे पहला ओरिजिन डिसाइड कीजिए। तो ये हो गया 0,0, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए, ये ए, ये ए, और ये ए है। तो ये आपका ओरिजिन है, तो ये 0,0 हो गया। दूसरा जो पॉइंट है इसका देखिए, तो ये एक्स एक्सिस में चला तो एक्स का वैल्यू यहां से यहां कितना है? ए, तो ए कॉमा वाई तो चला नहीं, 0। और यहां सी पॉइंट का देखिए, एक्स में चला ए और ऊपर चला ए, तो यहां देखिए यहां से सी कैसे पहुंचा, यहां से यहां ए और ऊपर चला ए, तो ये ए कॉमा ए। अब देखो डी की बात करते हैं। डी वाई एक्सिस पे है, वाई में, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू कितना होता है? 0, वाई का वैल्यू कितना है? 1, ए है। तो आप सबसे पहला काम क्या किए? आप कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिए। तो ये कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिए, तो यहां से आपको आसान हो गया निकालना। अब कैसे निकलेगा देखिए, तो ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो 2 कोऑर्डिनेट होगा इसमें, एक एक्स अलग से निकलेगा, वाई अलग से निकलेगा। तो XCOM बराबर M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4। क्या बताए थे? n के लिए, याद है? n के लिए, यहां n थोड़ी है, यहां 4 है तो 4 लिखेंगे, n रहता तो n रखते, 5 रहता 5 लिखते। तो ये M1x1, M2x2, M3x3, M4x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, टोटल मास। कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिए सबसे पहला। ये पॉइंट इसको 1 मान लो, इसको पॉइंट 2 मान लो, इसको 3 मान लो, और इसको 4 मान लो मास को। चलिए,
तो यहां पहला, सबसे पहला काम, m1 मास कितना है m, और x कोऑर्डिनेट यहां का देखो, x का वैल्यू कितना 0, प्लस m2 का मास कितना है 2m, और x2 x कोऑर्डिनेट देखो कितना है a, प्लस इसका मास कितना है देखिए 3m, और कोऑर्डिनेट x वाला कोऑर्डिनेट x1, y कितना है ये नहीं, x का पहला x होता है, दूसरा y होता है, प्लस मास कितना है देखिए 4m, और x4 x कोऑर्डिनेट देखो, ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, x का वैल्यू कितना 0, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ऐड करने आता है, कीजिए m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। अब सॉल्व करके बताओ कितना होगा, ऊपर में ये टर्म 0, ये टर्म 0, ऊपर में 2ma प्लस 3ma, कितना ma 5ma, ये हो गया 5ma, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे में कितना ma, तो ये 4 3 7 2 9 1 10 10ma, ये m से m गया, ये 2 से काट दो तो ये आया a/2, x में पता चल गया कितना आया a/2, x में कितना हो गया a/2, x में कितना हो गया a/2 x एक्सिस में। अब YCOM निकालते हैं। YCOM कैसे निकलेगा ध्यान से देखें, तो YCOM निकालेंगे तो YCOM बराबर क्या कहेंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। मतलब YCOM क्या हो गया कि आप कितना कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट है, तो m1 y1, तो यहां कोऑर्डिनेट आप डिसाइड पहले ही कर चुके हैं, मास कितना है, पहला मास m है m, लेकिन y1 कोऑर्डिनेट ये 0 है ना, ओरिजिन है, ओरिजिन का कितना होता है 0, प्लस m2 दूसरा मास कितना है 2m, और ये कोऑर्डिनेट कितना है देखिए, y वाला देखो कितना है 0, प्लस m3 मास कितना है ये 3m, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1 a, प्लस m4 मास कितना है 4m, देखो ध्यान से 4m इंटू कोऑर्डिनेट y का देखो कितना है a, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। तो ध्यान से देखा जाए तो ये 0 और ये 0, ये कितना हो गया 3ma प्लस 4ma, तो यह 7ma डिवाइडेड बाय नीचे में 10ma, m से m गया तो ये, अच्छा m से m गया तो यह 7a/10, 7a/10। तो कोऑर्डिनेट आपको COM सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कितना हो गया, तो x में कोऑर्डिनेट है a/2 और y में है 7a/10। 7a/10 क्या होता है देखिए ध्यान से, ये 0.5 यानी हाफ से बड़ा होगा, तो x में कितना चलना है a/2, इसका आधा, x में आधा, और y में देखो कितना है, y में 7a/10 यानी 0.7, तो ये 0.5, इसको थोड़ा और ऊपर चलो, ये यहां पे ये हो गया, तो ये a/2 7/10a, ये हो गया सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का। अब आप गौर से ध्यान से देखें तो आपको यह पता भी चलेगा कि a/2 क्यों आया। देखो यहां पे इसमें ये 4m प्लस m कितना हो गया 5m, इधर 3m प्लस 2m कितना 5m, तो ये 5m इधर भी है और ये 5m इधर भी है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए, बीच में लाई करना चाहिए, इसलिए x कोऑर्डिनेट में कितना हो गया a/2। y में बैलेंस नहीं है, देखो ऊपर में 4m प्लस 3m 7m, नीचे में कितना है m प्लस 2m 3m, ऊपर है 7 और नीचे है 3m। तो जिधर सेंटर ऑफ मास ज्यादा होता है, जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट कर जाता है। नोट करके लिख लिए ये पॉइंट, क्या कि जिधर मास ज्यादा रहेगा ये m1 m2 ग्रेटर देन m1, m2 ग्रेटर देन m1,
तो m1 अगर m2 ज्यादा हुआ m1 से तो सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड ऑन हैवियर बॉडी। जो भारी बॉडी होता है उसके तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास जिधर भारी रहता है उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि इसको अगर होल्ड करना है तो अगर ये आपका इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा की तरफ हाथ रखना पड़ेगा, तभी इसको बैलेंस कर पाएंगे। जिधर ज्यादा मास रहता है ना उधर की तरफ ही सेंटर ऑफ मास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये था एक क्वेश्चन। और भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 2-3 देखेंगे जो कि आपको सेंटर ऑफ मास किसके कारण, पॉइंट ऑब्जेक्ट कारण क्लियर करेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में ध्यान क्या रखना है कि आपको एक्सिस पहले डिसाइड करना है, ओरिजिन देखना है और ये पॉइंट मार्क करना है। हां, क्या है, सेंटर ऑफ मास में आंसर अलग आ सकता है अगर आप ओरिजिन अलग ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट अलग लेंगे तो सेंटर ऑफ मास का आंसर अलग आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन रहेगा कि किसके अबाउट निकालना है या किसके अबाउट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये मार्क किया रहेगा, ये आपको पता रहेगा। नहीं तो हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि ये डिपेंड करता है पोजीशन पे। जब आप कोऑर्डिनेट कहां से लिए हैं, ओरिजिन कैसे लिए हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो हर एक का अलग अलग आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन सेलेक्ट किए हैं और कैसा आप पॉइंट मार्क किए हैं। और ज्यादा नहीं टेंशन लेना है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये पॉइंट ये है, इसके अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ट्रेंगल वाला में क्वेश्चन। ट्रेंगल टाइप में कैसे क्वेश्चन रहेगा वो देखिए। कह रहा है क्या, 3 पार्टिकल ऑफ मासेज 0.5 kg, 1 kg and 1.5 kg are placed at the 3 corner of right angle triangle having side दिया गया है shown in figure। फिगर दिया गया है, टेंशन वाली बात नहीं है, डायग्राम आपको दे दिया गया as shown in figure। चलिए फिगर दे दिया गया, फिगर इस तरह है, ये है 0.5 kg, ये 0.1 kg यानी 1 kg है, और ये है आपका 1.5 kg है। कौन सा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसका साइड आपको दिया गया है। साइड है 3, 4 और ये 5, 3, 4 और 5 है एज शोन इन फिगर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन था, ये जो इसके पहले वाला भी था एससी वर्मा का क्वेश्चन था, ये भी आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ध्यान से इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड करना, ओरिजिन डिसाइड करना, पहला काम। तो यहां पे मान लेते हैं ये 0,0 ओरिजिन है, और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को क्या मान लो आप, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। चलिए कोऑर्डिनेट डिसाइड कीजिए। 0,0 एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 और x, यहां से यहां कितना चला 4,0, 4,0। ये देखो इस ऊपर कितना चला, यहां पे, यहां देखिए कितना चला, ये 0,3 x में चला, y में चला 0,3। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, यहां का पता है, यहां का पता है, यहां का पता है, यहां से सेंटर ऑफ मास बताना है। सेंटर ऑफ मास देखिए कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास।
XCOM और YCOM निकालते हैं। XCOM तो आप पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो कि कौन सा कोऑर्डिनेट लिए, आप मार्क कर लिए हैं, ठीक है। ये M1 है, इसको M1 मान लिए और उसको M2 मान लिए और इसको M3 मान लिए। मानने पे है, आप मानिए M1 M2 M3, ये M1 इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको क्या माने आप 3 माने। चलिए सॉल्व करते हैं। XCOM M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए XCOM बराबर M1 X1, क्या M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 X1, M1 मास कितना है, पहला मास देखिए ये M1 0.5 इंटू X1 कितना है, देखिए 0 है, प्लस M2 मास कितना है, देखिए ध्यान से ये 1 kg, 1 इंटू X2, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4, प्लस M3 मास कितना है यहां का 1.5 इंटू X3, यहां से यहां कितना है X का, ये पहला होता है X, दूसरा Y होता है, तो ये पहला X का वैल्यू 0, Y का वैल्यू, X का वैल्यू 0, Y का वैल्यू 3, टोटल मास 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। सॉल्व सॉल्व करके क्या आया, देखो यहां ये 0 हो गया, ये आया 4 प्लस 1, ये भी 0 हो गया, ध्यान से देखिए ये 0 और ये भी टर्म 0, ये बचा क्या 4 kg सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये सब सेंटीमीटर में है, टेंशन नहीं लेना है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में आता तो मीटर में रहता है आंसर, और सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नीचे में हो गया 1 और ये आपका 2 1 आपका ये 2 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, क्या समझ में आया, ये 1.5 प्लस 0.5 2 और प्लस 1 3, ये 3 हो गया, और ये केजी है तो ये केजी से केजी चला गया, 4/3 सेंटीमीटर, x में आया 4/3 सेंटीमीटर। तो उसी तरह YCOM निकाल लो, YCOM बराबर M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 कितना है मास, देखिए ध्यान से, तो वो देखो 0.5, Y ये X होता है, ये Y, तो यहां पे Y का वैल्यू कितना है 0, प्लस दूसरा M2 यहां से यहां कितना है 1 kg, लेकिन यहां भी Y का वैल्यू क्या है, X एक्सिस में Y का वैल्यू 0, ये 0, प्लस M3 मास कितना है 1.5 इंटू डिस्टेंस, यहां से यहां का देखो, यहां से यहां का कितना है 3, ये 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, तो ये 0 ऊपर बचा कितना 4.5 kg सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1.5 है ना, 1.5 और ये 5 2 और ये 3 kg, केजी से केजी चला गया और इसको काट दो 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। तो यहां से कोऑर्डिनेट आ गया आपको सेंटर ऑफ मास 4/3, 3/2, नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको कोऑर्डिनेट सबसे इंपॉर्टेंट है और पॉइंट वाला है ना, तो कोऑर्डिनेट को आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट का खासा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एससी वर्मा का है, ये भी आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो तीनों का हम लोग एक आपको भेज दिया जाएगा क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कौन से सुनिएगा, एक्सरसाइज का है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कह रहा 3 पार्टिकल ऑफ मासेज, 3 पार्टिकल है
3 पार्टिकल ऑफ मासेज 1 kg 2 kg 3 kg। m1 1 kg है, m1 1 kg है, देख लिया ये दिख रहा है, m1 1 kg है। m2 जो है वो आपका कितना kg का है, 2 kg का है। और ये m3 जो है वो आपका 3 kg का है। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए बी सी, ए पे है, ये बी पे है और ये सी पे है, रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका सारा साइड आपस में बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड जिसका दिया गया, साइड 1 मीटर, 1 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताएं कहां पे होगा। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो देखो इसमें क्या है कि आपका आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको यहां पे कुछ शर्त, कंडीशन रखना पड़ेगा। कंडीशन किधर कि आप ट्रायंगल ए बी सी, ए बी किधर ले रहे हैं, बी सी किधर ले रहे हैं, इस पे आपको डाउट रहना, इस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी बना रहे हैं, ए बी सी, अगर ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है किसके अबाउट है। यही चीज आपको समझना है। ऑप्शन में आपको दे दिएगा कि इसके अबाउट, ये इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो यहां पे ए बी सी, कोई लड़का कहे नहीं इसको हम सी मानेंगे, इसको बी मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पे रख के आंसर ले आए, आंसर अलग आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसमें लिखना पड़ेगा कि यहां ए बी ए जी ए सी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना टर्म। तो ये आपको है, तो इसको हम लोग माने हैं बी और इसको माने हैं सी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन पहले करें, तब हम लोग करते हैं इस पे क्वेश्चन। करा ए बी सी, इसका मास, सी का मास कितना है, 3 kg का है, बी का मास 2 kg का है, और ए का मास 1 kg का है, 1 kg का है। और कह रहा है एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड है यहां से यहां 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये साइड कितना है, 1 मीटर है। चलिए कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत बार इंफॉर्मेशन ले लिए। चलिए यहां से हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या बोले कि आप अगर यहां सी लेंगे, ये बी लेंगे, आंसर अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अलग आएगा आपको, लेकिन मेंशन वहां करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ए बी सी है, ए बी सी 1 2 और 3, ये 1 हो गया 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg। कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं, ये ओरिजिन इसको मानते हैं 0,0। यहां से देखिए ये x में चला, यहां से यहां कितना डिस्टेंस 1 मीटर, y में कितना चला 0। यहां का कोऑर्डिनेट देखिए, तो यहां का x में कितना चला, y में कितना चला, ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। कहां दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसको निकालना है, ये कोऑर्डिनेट को निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां से एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये 1/2 और ये भी कितना हो गया, हाफ हाफ पे बांट दिया। ये बाइसेक्ट किया तो ये यहां से 90 डिग्री एंगल और ये भी 90 डिग्री एंगल, ये 1/2 और ये 1/2, टोटल कितना है, यहां से आकर 1 मीटर था, तो 2 भाग में बांट दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये आपका, तो यहां पे एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो आप इसका कोऑर्डिनेट y और x निकाल सकते हैं, ये निकालना, ये यहां से यहां का तो आ गया कोऑर्डिनेट, x का कितना आया 1/2, ये x में कितना चला 1/2, y में ये निकालना है। तो आप क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे कि sin थीटा, sin 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बराबर हो गया h sin 60 डिग्री।
तो परपेंडिकुलर बराबर हो गया परपेंडिकुलर, ये इसको डी बोल दो ना, इसका नाम डी, ए बी सी, इसका नाम कुछ बोल दो डी। चलिए तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एच, एच हाइपोटेनस कितना है 1 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये हो गया √3/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया √3/2, ये √3/2। चलो अब क्या दिक्कत है, अब तो आराम से निकल जाएगा यहां से XCOM और YCOM, बहुत आसानी से निकलेगा। तो XCOM और YCOM देखो कैसे निकलेगा, x1 y1, x1 कितना है देखिए m1 है, मास 1 kg है, लेकिन ओरिजिन पे है तो ये 0 प्लस मास ये 2 kg है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है यहां से यहां का m, और ये तीसरा जो मास है उसका मास है 3 kg, और इसका जो कोऑर्डिनेट x3 है देखो यहां से कितना है, ये 1/2 है, 1/2 मीटर में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऐड कर लो तो ये 1 + 2 3 + 3 6 kg। तो यहां से सॉल्व करके आया ये 0 हो गया, ये 2 आया और ये 3/2, तो ये 2 + 3/2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया आपका 4 और ये आपका 3, 7/12 मीटर। उसी तरह YCOM निकालना है, YCOM बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये टर्म हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये बातें एकदम ध्यान रखना है कि आपको अगर कोऑर्डिनेट निकल जाए तो फिर आसान हो जाएगा सॉल्व करना, अगर कोऑर्डिनेट नहीं निकले तो फिर कहां से बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो कोऑर्डिनेट आपको पहला काम है निकालना, तो यहां से हो गया YCOM, तो m1 मास कितना है देखो 1 kg इंटू y का 1 का वैल्यू 0, मास कितना है दूसरा 2 kg, और y2 का वैल्यू कितना है देखिए ध्यान से, y2 का वैल्यू है 0, ये 0 प्लस m3 मास कितना है 3 kg, और y3 कितना है √3/2, ये हो गया। तो YCOM ये आ गया। तो XCOM और YCOM यानी सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, ये डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 6, तो ये टर्म गया ये गया, तो ये कितना मिला आपको यहां से सॉल्व करके 3√3/2 इंटू 6, तो यहां से देखो 2 या 6 √3/4 मीटर, तो ये XCOM आया कितना 7/12 और √3/4 when जब AB इज ऑन कहां पे है x एक्सिस पे है, AB कहां पे है x एक्सिस पे, अगर AB x एक्सिस पे रहा तो ये आपका होगा। तो आज का क्लास में हम लोग क्या सीखे, आप सीखे क्या कि सेंटर ऑफ मास ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाए। तो आज की क्लास में बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास पर रहते, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पोजीशन होता है जहां पे सारा मास ऑफ सिस्टम का क्या होता है कंसंट्रेटेड रहता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पोजीशन जहां पे सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है। क्यों पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब आगे आप रोटेशन पढ़ेंगे, जब कोई आप बॉल को स्पिन करेंगे तो वहां पे उस पार्टिकल का पाथ बताना मुश्किल हो जाएगा। जैसे इस पेन को आप ऐसे स्प्रिंग करके फेंकेंगे तो ये घूमते हुए गिरेगा, तो इसका पाथ आप नहीं बता पाएंगे, इसका पाथ इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए इस पार्टिकल का कहीं सेंटर ऑफ मास ढूंढे, उस पाथ का आप इक्वेशन बता सकते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जो कि आपका प्रोजेक्टाइल हो सकता है, वो आप बना सकते हैं। इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ मास दो तरह से निकाल सकते हैं, दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कोई 2-4 पॉइंट रखा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। और एक होता है कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मतलब रॉड के लिए निकालना है, डिस्क के लिए, सिलेंडर के लिए, रिंग के लिए, स्फेयर के लिए, ये सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है। और क्या क्या ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास में क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट के लिए फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला बहुत आसान होता है। क्या कि अगर x में निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 m4 x4 सो ऑन mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास। YCOM चाहिए तो
तो m1 y1, m2 y2, m3 y3 यहां से निकाल लिए। ZCOM चाहिए तो m1 z1, m2 z2, m3 z3 ये सब आगे बढ़ते जाएगा। अब क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो x1, x2, x3 या y1, y2, y3 निकालते हैं, इसके लिए आपको ओरिजिन ढूंढना पड़ेगा और ओरिजिन को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिन सही से डिसाइड कर लिए, मतलब आपका आंसर, बुक का आंसर अलग हो सकता है, या आप बनाए और आपका फ्रेंड बनाए उसका आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास अलग लेंगे और पोजीशन पार्टिकल का अलग लेंगे, कोई लड़का दूसरा ओरिजिन लिया है और सेंटर ऑफ पार्टिकल का पोजीशन अलग लिया है, मतलब इक्वेशन वही, पॉइंट वही रहेगा, बस मानने का तरीका आप अलग अलग कोई माना, जैसे इसी पे यहां ए बी सी है, अब कोई पार्टिकल को यहां सेंटर ऑफ मास मान के सॉल्व करता, या बी को यहां डाल देता, ए को यहां डाल देता, या नहीं तो ये सिस्टम ऐसे भी उलट सकता था कि ऐसे रहता, ये रहता बी ए, ये आपका बी और ये आपका सी और ये आपका ए, इसके लिए भी आंसर अलग आ जाता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। क्योंकि देखो आप पोजीशन ही अलग हो गया ना, ये अलग हो गया, इसका मास अलग, इसका मास अलग, ये मास तो ये कितना है, बी का है 2 kg है, लेकिन पोजीशन ये 0,0, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा और आंसर आपका बदल जाएगा। इसलिए हम लोग यहां लिखे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास आया 7/12 या √3/4, वो किसके अबाउट आया, करा व्हेन ए बी इज ऑन एक्स एक्सिस, ए बी किस में रहना चाहिए, आपका एक्स एक्सिस में रहना चाहिए, तभी आंसर वैलिड होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है, कुछ फॉर्मूला आपको देंगे जो कि 2 पॉइंट सिस्टम के लिए है, उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे और ये मैकेनिक्स इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रहने दो आज की क्लास।